तो कराची में रहती थी, ये लाहौर में रहता था, तो किस तरह मुलाकात होती थी आपकी? ये कराची में जो है अपने नानों के घर आता था। अपने घर लेके गया था? वो घर उसने अपना ही बताया था, लेकिन वो उसका घर नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया। मैंने इनके घर वालों को बताया कि आपके बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। इनके घर वाले कहते नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। इन लोगों ने जैसे धमकी भी दी है कि हम इसको काट पीट के फिकवा देंगे, पीछे आगे पीछे तो कोई है नहीं, कौन ढूंढेगा कि कौन फातिमा थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ फ़ातिमा मौजूद है। फ़ातिमा तकरीबन 5 साल पहले एक आतिफ नामी शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होती हैं और फिर आखिरकार निकाह के नाम पर आतिफ इसे कराची से लाहौर बुलाता है और उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सारी कहानी फ़ातिमा की ज़ुबानी जानते हैं। फ़ातिमा, आप कराची से कब लाहौर आई थी? मैं 9 फरवरी को आई थी। अच्छा, आपकी जो मोहब्बत आतिफ के साथ हुई थी शुरू, वो कैसे शुरू हुई थी, कहाँ मिला था? उसकी मामी जो है वो मेरी दोस्त थी, तो उसके थ्रू ही मेरी दोस्ती हुई थी। मतलब हम लोग फैमिली पिकनिक पे गए थे, तो वहाँ पे ही हम लोग मिले थे। इसने फैमिली पिकनिक की जो ग्रुप बनी थी उससे मेरा नंबर लिया था, फिर उसके बाद इसने कांटेक्ट किया था और वहाँ से हम लोग पिकनिक के बाद जब हम लोग आ गए थे तो ये मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक मेरे साथ ही चलने लगा। मैंने इसे मना किया लेकिन ये नहीं रुका, ये मेरे साथ वहाँ पे मुझे फॉलो करता रहा। मेरा घर देखा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, रोज़ मतलब मुझे प्रपोज़ करता रहा, किसी ना किसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश की इसने। अच्छा, तो आप तो कराची में रहती थी, ये लाहौर में रहता था, तो किस तरह मुलाकात होती थी आपकी? ये कराची में जो है अपने नानों के घर आता था। जब इसकी नानो ज़िंदा थी तो उधर ही आता था, उधर ही रहता था, उधर जॉब करता था। मतलब कारपेंटर का काम करता है ये, तो कारपेंटिंग की काम वगैरह करता था। हाफ ईयर उधर रहता था, फिर इधर कराची लाहौर आ जाता था। वहाँ जब आपसे इसने रब्ता किया था, फ़ोन पे पहले बातचीत होती रही आपकी, फिर उसके बाद आपकी बातें या आपकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, तो ये वहाँ पे आपके साथ मुलाकातें भी करता था फिज़िकली किस्म की? नहीं, फिज़िकली हमारे 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी मतलब ये सिंसियर रहा है, रिश्ते की भी बात इसने की, मतलब काफ़ी अच्छे से रहा है। लेकिन फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे हुए कि इसकी फैमिली में कोई बात होती तो उसकी वजह से ये मुझसे लड़ने लग गया कि मेरी फैमिली के मैटर्स में तुम नहीं बोलो, ये नहीं, मतलब बहुत सारे मसले हुए थे। तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी। अच्छा, तो आपके घर वालों को पता था कि आपका इसके साथ कोई ताल्लुक़ है, कोई प्यार मोहब्बत का कोई वादे कस्में चल रही हैं, आपने बताया था अपने घर वालों को? ये सबको पता था, हमारे रिश्ते की भी बात चली थी, इसके पूरे ख़ानदान मुझे जानता और मेरा ख़ानदान भी सही। आपका रिश्ते का हो गया था पक्का कि जी आप दोनों की शादी कर दी जाएगी? नहीं, रिश्ते का पक्का नहीं हुआ था। एक्चुअल में इशू ये हुआ था कि इसके इसके घर वाले चाहते थे मैं लाहौर में रहूँ और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कराची में ही रहूँ। तो इस वजह से हमारी पेंडिंग हो गई थी। तो आपको कराची से लाहौर बुलाने का फ़ैसला आप दोनों का मुश्तरका था कि उसने तो आपको फ़ोर्स किया था कि जी आप आ जाएं, मैं आपके साथ शादी करूंगा और अपने साथ रखूंगा? पहले हमारा इरादा था कि कराची में ही निकाह हो, क्योंकि जब ये कराची आया तब मई में मेरी इससे लड़ाई हुई थी फैमिली मैटर्स की वजह से भी, और इसकी कुछ लड़कियों से चक्कर का मैंने सुना था, तो इसने मुझे कहा ये सब मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई लड़की नहीं है टिकटॉक की, ऐसी खाली वीडियोज़ हैं और कुछ नहीं है। ऐसी लड़कियाँ टिकटॉक्स में हज़ारों फेक लड़कियाँ होती, मैंने ऐसी वहीं से तस्वीर वगैरह उठा के वीडियो स्टेटस में लगा दी थी। तो फिर मैंने भी यकीन कर लिया। इसके घर वालों से भी मैंने पूछा, इसकी बहनों वगैरह से, तो उन लोगों ने मना किया। तो मैंने सब कुछ यकीन कर लिया। फिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ, लेकिन फैमिली मैटर्स में इसने मुझे कहा था घर वालों से माफ़ी मांग दो कि जो भी ख़ानदान में बातें हुई है ये सब मतलब तुम मेरे घर वालों का दिल साफ़ हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सबसे माफ़ी मांग दी थी। फिर से दिसंबर में जो है यहाँ पे कराची में निकाह करना था, सडनली ये चले गए। इसने कहा कि ना मुझे काम है लाहौर में, मैं वापस आ जाऊँगा। ये आया फिर वापस चले गया, इसने निकाह नहीं किया। इसने कहा फिर इसने लाहौर से मुझसे रब्ता किया। फरवरी में रब्ता करके मुझे कहने लगा हम निकाह करेंगे, क्योंकि जनवरी में मैं इससे काफ़ी नाराज़ थी, इसने निकाह किया नहीं था। इसने कहा हम निकाह करेंगे, तुम लाहौर आ जाओ, हम यहीं पे निकाह कर लेंगे, मेरी फैमिली रेडी है, सब रेडी। फिर मैं यहाँ पे आई, मुझे लेके गया जिस घर पे, वो घर उसके घर वाले थे। आप कराची से जब लाहौर आई तो अपने घर वालों को बताया था कि जी मैं लाहौर जा रही हूँ? कराची में मैं अकेले रह रही थी। घर वाले नहीं थे साथ? नहीं, उनकी सेपरेशन हो गई थी, उसके बाद से मैं अकेली थी। तो फिर कराची से जब आप लाहौर पहुंची तो आपको कहाँ से उसने रिसीव किया और कहाँ पे लेके गया था? इसने मुझे रिसीव किया था मॉडल टाउन से और मुझे लेके गया था ये धोबी घाट बागबानपुर है, वहाँ से लेके गया था।
अपने घर लेके गया था? वो घर उसने अपना ही बताया था, लेकिन वो उसका घर नहीं था। जब मैंने मालूम किया, वहाँ पे जाने के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया, और फिर उसके बाद इसने निकाह निकाह का बोलता रहा कि निकाह होगा, लेकिन नहीं हुआ। मतलब कोई भी नहीं आया। उसने कहा घर वाले आ रहे हैं, काजी का मसला होता है, वो अरेंज करना ही सब ईजी नहीं होता। फिर उसने कहा चलो तो मैं बाहर लेके जाता हूँ, जब तक घर वालों को आ ही जाना। फिर ये लेके गया। फिर उसके बाद इसने कहा पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर ये वापस नहीं आया। नहीं, मतलब आपके साथ जब उसने ज़बरदस्ती की थी, आपने उसे मना नहीं किया था? और आपको कोई शक नहीं हुआ था कि किसी किस्म का कि ये शख्स मेरे साथ एक सुनसान अकेले घर में लेके आया जहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आपने मज़ामत नहीं की उसके साथ? नहीं, क्योंकि ऐसा शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके नानों के घर में भी हम अकेले होते थे, इसने कभी ऐसे नहीं किया। इरफान मामू जो हैं इसके, उनके घर में भी हम अकेले थे, तो इसने जब भी ऐसा नहीं किया। तो मुझे तो ये पता था कि 5 साल से इस बंदे के साथ अकेले भी होते तो कभी इसने गलत नहीं किया। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था ये अब ऐसा है, क्योंकि मेरे मामा पापा की सेपरेशन हो गई थी। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो उसने जब ये जाके हरकत की कि मैं इसे दर-बदर कर दूँगा, किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा, तो क्या करेगी। आपको उसने ज़बरदस्ती करने के बाद बाहर बहाने से लेके आया, और उसके बाद कहाँ पे लेके गया था, कहाँ छोड़ा उसने? उसने मुझे बागबानपुरा जो है ख़वातीन कॉलेज का जो रोड है, उसके उधर ही उसी रोड में छोड़ा था। फिर मैंने लोगों को, मतलब मुझे ये जहाँ से लेके आया था जिस घर से, वो घर का रास्ता भी मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने जब नंबर मिलाने के लिए फ़ोन निकाला तो नंबर भी, मगर इसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। मेरे मोबाइल में इसका कोई भी नंबर नहीं था। आपको सिर्फ सड़क पर इसलिए छोड़ के चला गया कि जी मैं बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ, ताकि वो उसको इजीली चांस मिल जाए यहाँ से भाग के और आपको छोड़ने का? जी, उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। मैं समझी पेट्रोल डलवा के आ जाएगा, लेकिन ये आया ही नहीं वापस। फिर उसके बाद एनआईसी में जो एड्रेस था, वो मैंने लोगों से पूछा कि मुझे इस एड्रेस में जाना। तो लोगों ने कहा ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, बागबानपुरा है। आपका जो एड्रेस है वो हरबंसपुर है, वो बहुत दूर है। फिर वहाँ पे गई तो इसके घर पे गई, इसके घर वालों को बताया सब कुछ, लेकिन इसके घर वालों ने भी नहीं सुना। इसके घर वालों ने कभी फैमिली मैटर्स, कभी डीएनए के बहाने, मतलब काफ़ी काफ़ी मुझे ख्वार किया। मुझे जब फ़ील हुआ इन लोगों ने कोई फ़ैसला नहीं करना, घर में इज्जत से ये मामला रफ़ा दफ़ा नहीं करना, फिर मैं पुलिस स्टेशन आपने गई। इनके घर वालों को नहीं बताया था कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मुझे निकाह के नाम पर कराची से लाहौर बुलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के बाद मुझे तो छोड़ के भाग गया था? मैंने इनके घर वालों को बताया कि आपके बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मेरी इज्जत ख़राब कर दी। इनके घर वाले कहते नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। वो आतिफ जो है वो हवालात में है? जी, वो, हाँ, पुलिस स्टेशन में। पुलिस कस्टडी में है ना? जी, मतलब वो रिमांड में, मगर वो तफरी में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हंसता रहता है। उसको अगर पुलिस ने, अगर एक कि चमाट, पुलिस कोई भी ऐसा उसके साथ बर्ताव नहीं कर रही जिससे आप चाहती हैं कि जी मुझे इंसाफ मिलेगा? हाँ, वो बॉस की तरह रह रहा है। वो मतलब ऐसा लगता है वो सीएम है पुलिस स्टेशन का। चीख के आज भी बात कर रहा था सबसे। मैं पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार कर लिया था तो उसके बाद आपको बुलाया, आपसे कुछ सवाल जवाब किए होंगे ना कि जी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैंने मैंने कहा कि अगर इन लोग सुलह में अभी भी आ जाते तो इतने मामलात ना बढ़े, क्योंकि मैं घर में भी इनके मामा पापा के पैर पड़ के आई थी कि आपकी भी बेटियां दूसरी की बेटी की इज्जत ना ख़राब करे, लेकिन वो नहीं समझे। अब आप क्या चाहती हैं कि अगर वो माफ़ी मांग लेता आपसे कि जी मैं आपके साथ दोबारा निकाह कर लूँगा, या मैं निकाह के नाम पे जो मैंने आपके साथ इस तरह की हरकत की है, मुझे इसकी सज़ा मिल गई है, अब मैं आपसे शादी करूँगा और इज़्ज़त के साथ आपको रखूँगा, तो अब आप फिर उसे माफ़ कर देंगे? नहीं, उसने बहुत तमाशा बनवा दिया, मुझे इस हद तक पहुंचा दिया। अब तो निकाह के कोई चांस नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। उसको अगर करनी थी तो इज्जत से घर में ही मेरी इज्जत निपटा देता। उसने तमाशे बनवाए, सबके सामने झूठ कहता है ज़बरदस्ती नहीं की, उसने की है। उसके ऑडियोज़ है, उसमें उसने साफ बोला है कि मैंने जो है ये बदला लिया है। वो साफ कहता है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर निकाह नहीं करना था तो एक ग्रुप बनाया था, क्योंकि इसने मुझे ब्लॉक करके रखा था, तो एक ग्रुप बनाया था। उस पर भी मैंने इससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर निकाह नहीं करना। उसका जवाब नहीं देता, बस कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो। मैंने बोला पैसों की तो मैं भूखी नहीं, खुद कमाती हूँ, खुद खा सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जाहिल गवार तो हूँ नहीं, तो तुम मुझे इन चीज़ों की लालच नहीं दो। तुम क्या दोगे, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी दे दोगे ना, मेरी इज्जत से बढ़ के नहीं है।
मैंने फातिमा, अब आप लाहौर में किसके पास रह रही हैं? आप कह रही हैं कि जी माँ बाप भी नहीं है, कराची में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे किस तरह ये सारे मामला देख रही हैं? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। एक्चुअल में मैं कराची में जॉब कर रही थी, तो जो पैसे थे वो तो शुक्र है मेरे पास पैसे थे। अगर ये पैसे भी अगर ये मैं ले जाता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं होना था। तो वो पैसों से खर्चा चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपना एक मोबाइल भी बेच दिया था। आप किस तरह से सरवाइव कर रही हैं? ज़ाहिर है कोर्ट कचहरीज़ के भी केसेस होते हैं, वकीलों की फ़ीसें होती हैं, ये सारे मामला किस तरह देखेंगे आप? देखने की कोशिश ही कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश कर रही हूँ कि जॉब हो जाए। जॉब भी लग रही है तो नहीं हो, जॉब में नहीं जा सकती क्योंकि कचहरी जाना होता है, पुलिस स्टेशन जाना होता है। तो जॉब वाले तो रोज़ मुझे छुट्टी देंगे नहीं। तो मैं ये मामला पहले सॉल्व करना चाहती हूँ। अब देखिए, जब तक मैं सड़क पे ना आ जाऊँ, मुझे यही लगता है शायद मैं सड़क पे आ जाऊँगी, हॉस्टल के पैसे भी शायद ना हो। मसले काफ़ी, और ऊपर से इन लोगों ने जैसे धमकी भी दी है कि मुझे मरवा देंगे। ननिहाल वाले तक बात पहुंचाइए कि हम इसको काट पीट के फिकवा देंगे। पीछे आगे पीछे तो कोई है नहीं, कौन ढूंढेगा कि कौन फातिमा थी, कौन कराची से लड़की आई थी, कहाँ गई, किसने मार के फेंका। इसके जीजू और इसके पापा दोनों, मतलब इसके जीजू ने अच्छे खासे पैसे खिलाने और इसके पापा ने गायब करवा देना। फातिमा, आपने मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत की होगी, और आज आप इस तरह दर बदर बैठी हुई हैं, और जिसके साथ आपने मोहब्बत की उस वही आपकी मोहब्बत का नहीं बल्कि आपके जिस्म का भूखा निकला। तो क्या कहेंगी जो लड़कियां इस तरह की मोहब्बत के झांसों में आ जाती हैं और फिर कुछ भी नहीं उनके पास बचता, ना इज़्ज़त बचती है, ना घर वाले होते हैं, ना पैसा होता है, और रसवाई के अलावा कुछ नहीं होता अभी? भरोसा तो, अगर ये 5 साल के बाद भी अगर धोखा मिले ना, तो भरोसा किसी पर करना ही नहीं चाहिए। फिर कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी रिश्ता वो नहीं होता, वैलिड नहीं होता। धोखा फिर कोई भी दे सकता है। अगर इसने मुझे 5 साल के बाद भी धोखा दिया, और अगर ये बंदा कुरान भी उठाता है इस झूठ पे, तो मैं ऐसे कहती हूँ, ना मुसलमान है ना अच्छा इंसान है, कुछ भी नहीं है, एक जानवर है। जी बिल्कुल। तो आपने सुन ली कि किस तरह से फ़ातिमा को एक शख्स जो 5 साल इसके साथ प्यार मोहब्बत के वादे करता रहा और इसके साथ ज़िंदगी भर साथ रहने की कस्में भी खाई होंगी, लेकिन कैसे उसके दिल में कैसे उसकी नीयत बदली, उसने इसको इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद सड़क पर ला के छोड़ दिया कि जाओ अब तुम जियो अपनी ज़िंदगी। फ़ातिमा के साथ जो भी हुआ वो इंतहाई बुरा हुआ, लेकिन अगर आप लोग भी किसी इस तरह के किसी ऐसे शख्स के मोहब्बत में फंसे हुए हैं और अंधा एतमाद किया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये तस्वीर आपके सामने बैठी है, ये कहानी आपने सुन ली है। किसी पे अंधा भरोसा, अंधा यकीन करने से पहले सोच लें, और ख़ासकर इस ऐसे मामलात में, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, ना कि ख़ुद को भी ज़लील व रुसवा करें और किसी और को भी। मुझे उम्मीद है कि फ़ातिमा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और उस शख्स को ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।